नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। आप देख रहे हैं देश का सवाल। 10 नवंबर को दिल्ली में लाल किले पर कार में ब्लास्ट और उसी दिन फरीदाबाद में 2900 किलो विस्फोटकों की बरामदगी। जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ रही है, दोनों मामलों के आपस में लिंक जुड़ते जा रहे हैं। कार धमाके में विस्फोटकों के साथ खुद को उड़ाने वाले डॉक्टर उमर के नाम से रजिस्टर्ड एक लाल रंग की कार की भी तलाश की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक उस कार में विस्फोटक होने का अंदेशा जताया गया। इसका मतलब तो यही समझ में आता है कि फरीदाबाद या आसपास के क्षेत्रों में 2900 किलो के अलावा भी बड़ी मात्रा में विस्फोटक पहुंचाए गए। अब सवाल है कि इसकी जानकारी, इसकी भनक हरियाणा की पुलिस या खुफिया एजेंसियों को क्यों नहीं लग पाई। ये सिक्योरिटी लैब्स है तो क्यों है। हरियाणा आतंकी डॉक्टर्स देश को दहलाने की साजिश रचते रहे, विस्फोटक और हथियार जुटाते रहे और हरियाणा पुलिस को भनक तक नहीं लगी। लेकिन देश का सवाल इस सारे मसले पर खड़ा जरूर होता है। देश के भी कई सवाल उठते हैं। क्या पाकिस्तान समर्थित आतंकी हरियाणा को या दक्षिण हरियाणा को अपना नया ठिकाना बना रहे हैं? दूसरा सवाल, क्या कट्टरपंथियों को हरियाणा के युवा सॉफ्ट टारगेट की तरह दिखाई दे रहे हैं? तीसरा, हरियाणा पुलिस का खुफिया तंत्र आतंकियों के मॉड्यूल को भांप क्यों नहीं पाया? अगर इतना ज्यादा स्टॉक किया गया था तो क्या हरियाणा की भौगोलिक परिस्थिति आतंकियों के लिए अब मुफीद होती जा रही है? वहीं पांचवा, क्या देश को दहलाने के लिए आतंकी अब हरियाणा को सेंटर बना रहे हैं? हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हरियाणा पुलिस के पूर्व आईजी जुड़ेंगे, हमारे रिपोर्टर्स जुड़ेंगे। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। हरियाणा का नूह, मेवात और फरीदाबाद पाकिस्तान समर्थित आतंकियों के लिए सॉफ्ट टारगेट बनता जा रहा है। नूह और मेवात में आईएसआई की साजिश का खुलासा पहले भी होता रहा है। अब फरीदाबाद में भारी मात्रा में विस्फोटक की बरामदगी पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े जम्मू कश्मीर के आतंकियों का अपना सुरक्षित ठिकाना बनाना। सवाल है कि क्या यहां से निकली साजिश की चिंगारियां पूरे हरियाणा को अपनी चपेट में ले रही हैं? क्या हरियाणा का नौजवान भटकता जा रहा है? क्या हरियाणा आतंकियों का नया टेरर कैंप बन सकता है? क्यों कश्मीर, यूपी, बिहार, गुजरात के लोग हरियाणा को अपना सॉफ्ट टारगेट बना रहे हैं? सवाल इतने हैं कि पूछते पूछते थक जाएंगे। ये सवाल उठे हैं दिल्ली में धमाके और फरीदाबाद से मिले करीब 3000 किलो विस्फोटक से। एक ही दिन सुबह हरियाणा के फरीदाबाद में 2900 किलो विस्फोटक मिलना और उसी दिन शाम को दिल्ली में लाल किले के पास कार में आत्मघाती हमला। दिल्ली धमाके में इस्तेमाल विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट, इसी अमोनियम नाइट्रेट की 2900 किलो की खेप फरीदाबाद में मिली। फरीदाबाद मॉड्यूल और दिल्ली धमाका महज इत्तेफाक नहीं, बल्कि दोनों का आपस में गहरा कनेक्शन सामने आ रहा है। इस बात को पुख्ता कर रहे हैं जांच में सामने आते जा रहे तथ्य और जानकारियां। दिल्ली धमाके और फरीदाबाद मॉड्यूल की कड़ियां जुड़ रही हैं। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से आरोपियों का संबंध बताया जा रहा है। विस्फोटक के मामले में डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन की गिरफ्तारी हो चुकी है। दोनों फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। दिल्ली में कार धमाके को अंजाम दिया डॉक्टर उमर नबी ने। डॉक्टर उमर भी अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। इतने सारे इत्तेफाक एक साथ नहीं हो सकते। जाहिर है आतंकियों का ये एक ऐसा नेटवर्क है जिसने धमाके के लिए तो दिल्ली को चुना, लेकिन आतंक का गढ़ हरियाणा में बना लिया। दिल्ली धमाके और फरीदाबाद मॉड्यूल में शामिल सभी संदिग्ध का संबंध पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से सामने आ रहा है। सवाल बड़ा है कि देश की राजधानी दिल्ली से सटे हरियाणा में आतंकियों ने इतना बड़ा नेटवर्क कैसे खड़ा कर लिया? फरीदाबाद में 2900 किलो विस्फोटक एक दिन में तो नहीं पहुंचाया गया होगा। इसे इकट्ठा करने में काफी वक्त लगा होगा, महीनों या फिर 1-2 साल।
आखिर हरियाणा पुलिस और खुफिया एजेंसियों को समय रहते इसकी भनक क्यों नहीं लगी? तो हमारे साथ इस वक्त रणबीर शर्मा जी जुड़ गए हैं, पूर्व आईजी हरियाणा पुलिस के हमारे साथ जुड़े। बहुत स्वागत है रणबीर सर, समय निकालने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि आप रिटायर्ड हैं और आपने एक लंबा वक्त वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के तौर पर हरियाणा के टेरेन को दिया है, पुलिसिंग को दिया है, तो हमसे कहीं बेहतर एनालिसिस आपका हो सकता है। पहला सवाल मेरा सीधा सा, ये जो दिल्ली में घटना घटी उसके बाद जो जांच निकलकर अब सामने आ रही है, क्या वरिष्ठ पुलिस अधिकारी आप इसी तरीके से जांच को देखते हैं आगे बढ़ता हुआ, और जो कुछ निकल कर आ रहा है वो संकेत क्या करता है? रणबीर सर। देखिए, आपने जो सवाल किए हैं अपने प्लेटफॉर्म से, वे बहुत ही सही और सटीक सवाल हैं। मैं 2-3 चूक हरियाणा पुलिस की मान रहा हूं इस चैनल से। पहली चूक है कि जिस दिन आदिल J&K में पकड़ा गया और उसके तार फरीदाबाद के ठिकानों पे आए, उसके बाकी साथी डॉक्टरों से, चाहे अमर हो और चाहे मुजमिल हो, और वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी के आसपास आए और उनके ठिकानों के बारे में पता चला और उन्होंने आके फरीदाबाद पुलिस के साथ रेड की। ये रेड मान के चलिए कि 2 दिन पहले, मतलब अक्टूबर में 20 अक्टूबर को ये आदिल पकड़ा जाता है और इसके बाद उससे इंटरोगेशन होती है। इंटरोगेशन के बाद ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद जो धौज के पास है, मैं खुद एसएसपी रहा हूं वहां पे जी, तो मुझे भी चप्पे चप्पे का ज्ञान, और वहां पे ये लोग मिलते हैं और इनका इतना बड़ा विस्फोटक का जखीरा मिलता, उसी वक्त हरियाणा पुलिस के अंदर हाई अलर्ट हो जाना चाहिए था। हाई अलर्ट होता तो उमर जो है ना, वो किसी कीमत पे भी फरीदाबाद से बाहर नहीं निकल पाता। हमने खुद वहां 3 टायर सिस्टम जो सिक्योरिटी का वो लगाया हुआ है, बाहर की नाकाबंदी, अंदर की नाकाबंदी और एसएचओ के एरिया की नाकाबंदी, तीनों की नाकाबंदी में ये लोग धरे जाते, और साथ में पेट्रोलिंग पीसीआर की और मोटरसाइकिल की होती है, उसमें धरे जाते, और तीसरा उसमें साथ ही सर्च ऑपरेशन होता, वहां धरे जाते। जो वो चूक बड़ी रही और उमर किसी तरीके से वहां से निकल कर फरीदाबाद से, जिस वक्त ये रेड शुरू हुई है यूनिवर्सिटी के अंदर और यूनिवर्सिटी के आसपास के एरिया में, और मुजमिल पकड़ा गया है और उसने फिर वो सारा एरिया जखीरा बरामद करवाया, तो उसके बाद उसको ये टेंशन हुई कि मैं अब यहाँ से निकलूं, और फिर उसके आका, चाहे वो पाकिस्तान में बैठे थे या कहीं और जगह बैठे थे, उन्होंने उसको हिदायत की कि आप फौरी यहाँ से निकलो, अपना माल लेके जितना आपके पास हो सकता है। और इन्होंने किसी दूसरी या तीसरी जगह भी वो माल रखा हुआ था, क्योंकि 3 ठिकाने तो इनके क्लियर हो गए। यूनिवर्सिटी का हो गया, मद्रास उसका मद्रासी एक जो एरिया है वहां का हो गया, और तीसरा ये धौज का एरिया हो। तो इन तीनों जगह पे इन्होंने अपना सामान रखा है, और सामान रखने के बाद वहां से वो अपना सामान लेकर के निकलता है अमर, और फिर वो दिल्ली पहुंचता है। और दूसरी जो बड़ी चूक है वो दिल्ली पुलिस की है, क्यों हमारा लाइजन आपस में होता है कि लोकल पुलिस का, कि जब भी कोई टेररिस्ट या इस प्रकार का आरडीएस की खेप आसपास के एरिया में मिलती है, तो दूसरी जो लोकल पुलिस है, जैसे दिल्ली नजदीक है या बॉर्डर एरिया की पुलिस है, वो एकदम अलर्ट हो जाती है। अभी आतंकियों का गिरोह जो है ना, वो कहीं ना कहीं हमारे एरिया में घर पा रहा है। तीसरा जो सवाल है आपका दक्षिण हरियाणा का, कि ये इनका आतंकियों का ठिकाना क्यों बन रहा है, बड़ी सिंपल सी बात है। वहां मोहम्मदन एरिया है, बहुत भीड़ भाड़ का एरिया है, और पुलिस जब भी वहां रेड करने जाती है तो ज्यादा संख्या में मुलाजिम जाते हैं वहां पे। 1 या 2 मुलाजिम वहां ना तो सर्च कर सकता है और ना ही वहां पे कोई किसी आदमी को पकड़ सकता है। जब भी वहां मुलाजिम जाते हैं तो कम से कम वहां पे 50 से 100 आदमी जाते हैं, तभी किसी गांव में वो रेड कर सकते हैं। तो इसलिए उस एरिया को वो महफूज मानते हैं, और वहां लोग जितने मोहम्मदन से वो 1 मिनट के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं पुलिस को देखते ही। मतलब पुलिस का रूम का एक 36 का आंकड़ा रहता है कि पुलिस क्यों आई है, और उसके आते ही उसके तहत वो पुलिस को घेर लेते हैं। 1, 2, 3 आदमी होते हैं, तो इसलिए पुलिस को बहुत बड़ी मतलब
कंपनी के साथ मतलब पूरे जी 100-150 आदमी के साथ जाना जी। पड़ता है, वो उनको काबू कर रणबीर सर आप मेरे साथ जुड़े रहें क्योंकि हमारे साथ मेजर जनरल AK सिवाज भी सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर इस वक्त जुड़ गए हैं और उनका भी अनुभव आप जैसा ही है एम्यूनिशन को लेकर जितना पुलिस का अनुभव वरिष्ठ अधिकारी के तौर पर। मेजर जनरल AK सिवाज हमारे साथ फॉर्मर IG हरियाणा पुलिस रणबीर शर्मा जी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं जिनसे हम अभी बात कर रहे थे। लेकिन मेजर जनरल सिवाज, ये जो कंसाइनमेंट जो इकट्ठा था फरीदाबाद में जो पकड़ा गया और जो ब्लास्ट हुआ, मेरा सवाल आपसे ये बस इतना है कि करीब 2900 किलो से ज्यादा का अमोनियम नाइट्रेट वहां था और उसके अलावा भी कुछ था जो मिक्स किया गया उसमें। ये कैरी करना कितना आसान होता है और अगर ये सारा का सारा एक्सप्लोजिव मान लीजिए किसी ट्रक में ही होता और वो हम इंटरसेप्ट नहीं कर पाते तो कितना बड़ा डैमेज होता। अभी तो शायद उसका एक पार्ट इस्तेमाल किया गया था। मेजर जनरल सिवाज, देखो 3-4 चीजें मुझे मैं आपको ये बता सकता हूँ। मेरा 25 से 30 साल का एक्सपीरियंस है कश्मीर घाटी में और आपको पता वहाँ पर IED सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। मगर यहाँ का जो मॉड्यूल है वो बहुत डिफरेंट मिला और ये चौंकाने वाली बात है। पहले हमें समझना चाहिए कि 2012 के बाद कोई मेजर कोई इंसिडेंट नहीं हुआ था जम्मू एंड कश्मीर के अलावा भारत में। उसकी वजह यह थी कि आपके जो इंटेलिजेंसी थी वो काफ़ी पुख्ता थी। स्पेशली NIA का जो इंटेलिजेंस गैदरिंग था, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कोऑर्डिनेशन थी वो बहुत अच्छी थी और मुझे लगता है इसी की वजह से ये सक्सेस रही। देखो इन ऐसे इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस 100 बार सक्सेसफुल हो जाएगी, मगर आतंकवादी एक बार भी सक्सेसफुल हो गए तो फिर आपका सब को नलीफाई हो जाता है। अगर आप ये अमोनिया नाइट्रेट की बात करें, 2-4 बातें देखो। अमोनिया नाइट्रेट जो है वो फर्टिलाइजर में भी इस्तेमाल होता है, तो इसको कलेक्ट करना इतना मुश्किल नहीं है, मगर वो एग्जैक्टली इतना लार्ज क्वांटिटी का नहीं कर सकते। ये तो इन्होंने धीरे 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 3 टन कलेक्ट किया है। ये एक कॉज ऑफ कंसर्न है। दूसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज है कि इन्होंने फेरी जो भी दिल्ली की पेरी फेरी है, वो गांव जहां पर दिल्ली के अंदर नहीं है मगर नजदीक है, जिनकी चेकिंग नहीं होने के है, उस वो शक के दायरे में नहीं है, वहां पर इन्होंने जमा किया है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो नए टाइप का जो टेररिज्म आया, व्हाइट कॉलर टेररिज्म इकोसिस्टम। इसका मतलब अभी तक हम समझते थे कि जो आतंकवादी हैं वो अनपढ़ हैं, ज्यादातर कम पढ़े लिखे अनप्रिविलेज सोसाइटी से, मगर डॉक्टर्स का इसमें इन्वॉल्व होना ये एक प्रकार बहुत ही ज्यादा आश्चर्य करने वाली बात है। एक डॉक्टर नहीं, सारे डॉक्टरों के लिंक किए, 4-5 डॉक्टर पकड़े गए हैं। और अभी तो मैं ये कहता हूं कि राजीव, ये एक आइसबर्ग है, ये टिप है आइसबर्ग की। बहुत ज्यादा ये मॉड्यूल और ये इकोसिस्टम है जिसके अंदर काफी स्लीपर सेल और ओवरग्राउंड वर्कर मिलेंगे। और अभी हम जो इंटेलिजेंसी का काम अभी स्टार्ट होता है कि अब उसको भी पकड़े, क्योंकि नहीं तो वो निकल जाएंगे। जो ये अब ये इंसिडेंट हुआ, ये क्यों हुआ, क्या हम इसको रोक सकते थे? देखो ये इंसिडेंट हुआ, एक अच्छी पहल है इंटेलिजेंस एजेंसी की। श्रीनगर में इंटेलिजेंस मिला और किस तरीके से वो एक प्रकार से उसकी को ट्रैक करते हुए हरियाणा में आ गए और उन्होंने अमोनिया नाइट्रेट पकड़ा, AK-47 पकड़ा, 3 डॉक्टरों को अपने दबोच में कर दिया, आदिल को, मुजाबिल को। और जो ये उमर मोहम्मद था ये कहीं ना कहीं धांसा दे के निकल गया और ये किसी तरीके से अम्यूनिशन, इसका पास एक्सप्लोसिव जो अमोनियम नाइट्रेट जो है, अकेला इतना कोई भी धमाका नहीं करता था। जब इसके साथ पेट्रोल के साथ, फ्यूल के साथ इसको ऐड किया जाता, ये डेडली कॉकटेल में हो जाता, इसको डेटोनेट कर सकते। ये लेके भागा है और उस समय अब ये कहना मुश्किल है क्या इसने पैनिक सेट हो गया और इसके कारण उसने फिदाइन अटैक कर दिया या गलती से होगा। ये एक बार ये अभी थोड़ा यहाँ इन्वेस्टिगेशन का यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला है। मैं बड़ी खबर का रुख कर लूं, फिर आता हूं सर आप लोगों के पास चर्चा के लिए। दिल्ली ब्लास्ट मामले में एक्शन लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर से एक महिला डॉक्टर को हिरासत में लिया गया है। कश्मीर से एक महिला डॉक्टर को हिरासत में लिया गया।
ऐसा लग रहा है इस ब्रेकिंग को जो हम बता रहे हैं अभी हमारे आउटपुट डिपार्टमेंट से हम और इसमें विस्तार लेंगे कि क्या ये डॉक्टर शाहीन से अलग है। अजय जांडियाल मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अजय, ये कौन सी डॉक्टर हैं जिन्हें अब हिरासत में लिया गया है? लगातार जो है वो हिरासत में लेने का सिलसिला जारी है। 15 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है अभी तक जम्मू कश्मीर से। पिछले 2 दिनों में जो लगातार ये जांच चल रही थी, मगर अभी जो ताज़ा जानकारी आई है, एक महिला डॉक्टर को भी हिरासत में लिया गया है। ये भी कहीं ना कहीं जो मामले 2 जांच हो रहे हैं, जिसमें फरीदाबाद का, जिसमें बड़ी तादाद में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ था डॉक्टर आदिल और डॉक्टर मुजम्मिल के जो है पकड़े जाने के बाद, उसी केस में जो है उसकी केस की जांच हो रही थी। और दूसरा जो दिल्ली ब्लास्ट था, उस मामले में जब डॉक्टर उमर पकड़ा गया, उसके बाद लगातार जो जांच हुई है, इन दोनों मामलों में जो है इंटरलिंक बताए जा रहे हैं। और इसमें एक महिला डॉक्टर को पकड़ा गया है, ये भी कहीं ना कहीं उसी ग्रुप का एक जो है वो हिस्सा मानी जा रही है, हो सकती है। इसीलिए जब इस पे शक हुआ है, उसके बाद जो है इसे गिरफ्तार किया गया है, जिसको लेकर इस वक्त पूछताछ की जा रही है। और लगातार अगर आप देखें, डॉक्टर सुहेल एक और जो गिरफ्तार किया गया है, ऐसे में आप देखें डॉक्टर सजाद हो और इससे पहले जो है डॉक्टर जो पकड़े गए हैं, लगातार इसी तरह से व्हाइट कॉलर टेररिज्म को बढ़ावा देने की जो कोशिश की गई है दुश्मन की तरफ से सरहद पार से, उसका कहीं ना कहीं एक बड़ा खुलासा है। और इसी खुलासों को कहीं ना कहीं देखते हुए लगातार रेड्स चल रही हैं। जो जानकारियां हैं, पिछले 24 घंटे में 200 से ज़्यादा लोगों की हिरासत में लेकर पूछताछ चल रही है। 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें कई डॉक्टर हैं, कई जो अन्य लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। और ये सारे के सारे जो है कहीं ना कहीं तब पकड़े गए हैं जब इनके लिंक्स निकलकर सामने आए हैं। जो टेक्निकल एविडेंस हैं, डिजिटल एविडेंस मिले हैं, उनके जांच के बाद जो कई मोबाइल बरामद हुए थे, उनकी जांच के बाद जो है इन सभी के कनेक्शन जो हैं वो निकले हैं, जिसके बाद इनसे पूछताछ चल रही है। और जो भी सबूत हासिल होंगे, उसकी बिना पर जो है आगे गिरफ्तारियां होंगी। और कहीं ना कहीं इस पूरे नेटवर्क को उखाड़ फेंकना राजीव बहुत जरूरी हो जाता। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, दिल्ली धमाकों के बाद जब ये खुलासा हुआ है कि कैसे विस्फोटक बिना एक्सप्लोजिव के, बिना RDX के विस्फोटक बनाकर इस तरह से लोगों की हत्याएं करने का प्लान जो किया गया है, उस प्लान को उसके खुलासा करना और उसे कहीं ना कहीं पूरे तरीके से एक्सपोज करना बड़ा जरूरी हो जाता है। वाकई एक्सपोज करना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन अजय, बड़ा ख़ास बात है, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर उमर, डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर सोहेल, डॉक्टर सज्जाद, और ये जो अब एक और महिला है, ये भी डॉक्टर बताई जा रही है। क्या ऑप सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने वाकई, क्योंकि ये हमारे सबके लिए भी आंख खोलने वाला है कि ये क्या मेडिकल पेशे को ही चुना है, या प्रोफेसर या पढ़ाई लिखाई करने वाले जिन पर जल्दी शक नहीं जाता? देखिए, बिल्कुल राजीव, आप ठीक कह रहे हैं। एक समय था जब जम्मू कश्मीर में 90 के दशक में आतंकवाद शुरू हुआ था, तो पाकिस्तान ने उन गरीब लोगों को चुना, जो अनपढ़ लोग थे, उन लोगों को चुना और इसमें शामिल किया, आतंकी गतिविधियों में शामिल किया। पैसे के लालच में तमाम चीज़ें करवाई जाती थी। और उसके बाद जब देखें तो पिछले कुछ सालों में जो लगातार आतंकी मारे गए, उसके बाद जो आतंक का नेटवर्क था उसको उखाड़ फेंका। जो लोग टेरर फंडिंग करते थे उनको जेलों में भेजा गया, चाहे वो हुर्रियत थी या तमाम सेपरेटिस्ट लीडर थे, उनको जेलों में भरा गया। उसके बाद पाकिस्तान के लिए यहां पर जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को चलाना मुश्किल हो गया था। ऐसे में पाकिस्तान की ये नई चाल दिख रही है, व्हाइट कॉलर टेररिज्म। क्योंकि क्या होता है कि जब आप किसी अनपढ़ को या किसी कम पढ़े लिखे को आतंकी गतिविधियों में शामिल करते हैं, तो उसको जो पैसा बंद हो जाएगा मिलना, तो उसकी कामकाज या वो चीजें जो है नहीं करता था, रिक्रूटमेंट नहीं हो पाती थी। ऐसे में मजहब के नाम पर, जिहाद के नाम पर, इस्लाम के नाम पर इन पढ़े लिखे लोगों को शामिल किया गया होगा और उसी के व्हाइट कॉलर टेररिज्म को तैयार किया गया था, जिसका खुलासा त्यागी का भी रुख कर लेता हूं। अजय बने रहिए आप मेरे साथ। कर्नल रिटायर्ड टीपी त्यागी भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। कर्नल टीपी त्यागी, ये जो डेटोनेट करने का तरीका है जो चांदनी चौक से सामने आया, जो मटेरियल है, मेरे साथ फॉर्मर आईजी भी जुड़े हुए हैं, रणबीर शर्मा और मेजर जनरल लेके सिवाच, और अजय से तो मैंने प्रतिक्रिया ले ली। लेकिन कर्नल टीपी त्यागी, ये क्या माना जाए ये मिस हैंडलिंग के चलते यहाँ बॉम्ब फट गया और ये लोकेशन कोई और थी? क्या मैं गलत बोल रहा हूं? और दूसरा ये भी जोड़िएगा कि अब तक 7 डॉक्टर के नाम सामने आ चुके हैं, 7वीं लेडी डॉक्टर है, यानी 2 लेडी और 5 डॉक्टर, यानी एक अलग तरीका है अब
टेररिस्ट का? ये अलग तरीका नहीं है सर। ये तरीका आज से 35 साल पहले शुरू किया गया था। जी। जो हुर्रियत है, वो हुर्रियत पहले ये चेक करती थी, देखती थी कि कौन ऐसा व्यक्ति है, स्टूडेंट है, जो हमारा पोटेंशियल फर्दरेंस हमारे एम्स को करने वाला बन सकता है। उनके लिए रिकमेंडेटरी लेटर लिखे जाते थे कि हाँ, इसको एमबीबीएस कराइए। और हिंदुस्तान में कोई कमी तो नहीं थी, लेकिन उनको पाकिस्तान और चाइना में भेजते थे। वो वहां से अच्छी तरह से रेडिकलाइज होकर आते थे। कश्मीर के ही ये सारे डॉक्टर हैं, जिसमें आप बता रहे हैं 6 हैं, 7 हो गए, अब तो 2 लेडीज भी हैं उसमें। और उनमें से एक लेडी वो है जो जैश ए मोहम्मद की महिला विंग की अध्यक्षा या उसकी मुखिया तैनात की गई है, और नॉर्थ और साउथ दोनों में उसको जिम्मेदारी दी गई है। खैर, ये वो लोग हैं और कश्मीर से आके यहाँ काम करते थे। तो इन्होंने अब ये क्या करते थे, इसको तो अब सारी दुनिया ने देख लिया। क्या किया गया है ये भी सारी दुनिया ने देख लिया। हमारे लिए पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये होगा कि क्या इसे रोका जा सकता था, और दूसरे आज के बाद क्या करें। और तीसरी बात जो आपने पूछी कि भाई क्या वो मिस हैंडलिंग हो गई, जो वहां पे बम फट गया, और ये हो गई। अब ये तो मेरे को नहीं पक्का मालूम, आपको भी नहीं मालूम, लेकिन हाँ, जो सरकमस्टांसेस हैं वो ये बताते हैं कि अगर 3000 केजी यानी कि 3 टन से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट, और अमोनियम नाइट्रेट खुद में इतना बड़ा भारी विस्फोटक नहीं है, उसके साथ कुछ और मिलाना पड़ता है, फ्यूल्स मिलाने पड़ते हैं, तब कहीं जाके वो एक एक्सप्लोसिव बनता है। तो वो कुछ एक्सप्लोसिव जो इन्होंने बनाया, मान लीजिए कि अगर वो कार की बजाय ट्रक में होता तो कितना बड़ा नुकसान होता। और दूसरी बात ये कि जो सामान उस किराए के कमरे में मिला था, उसमें 20 टाइमर भी थे। अब टाइमर का मतलब ये है कि आप बगैर कांटेक्ट में आए, दूर से बैठ के स्टैटिक टारगेट को, हाई वैल्यू टारगेट को एक गिवन टाइम के ऊपर तबाह कर सकते हैं। तो अगर वो 20 किए गए होते तो कितना बड़ा नुकसान होता। लिहाजा इससे अंदाजा ये लगाया जाता है कि जो वहां हुआ, शायद वो मिस हैंडलिंग हुआ, या इट वाज ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर अस कि नुकसान कम हुआ। लेकिन सर, मैं बताना ये चाहता हूँ कि अब क्या किया जाना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपके सामने एक छोटा सा जिक्र ये करता हूँ। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज है सर, रिसर्च एनालिसिस विंग है, आईबी है, डोमेस्टिक इंटेलिजेंस है, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, नेशनल साइबर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है, जॉइंट साइफर ब्यूरो है, ऑल इंडिया रेडियो मॉनिटरी सर्विसेज है, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी है, सेंट्रल मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, वगैरह वगैरह। ये लिस्ट अभी और भी लंबी है। ये सारी जितनी इंटेलिजेंस एजेंसीज है, वही क्या कर रही, जब ये कोई काम 2 दिन में नहीं हो सकता, लंबे समय से हो रहा था, तो ये सो तो नहीं रही थी। ये क्यों नहीं कर पाई, उसका कारण ये है कि ये सारी एजेंसीज की कमांड एक नहीं है। पाकिस्तान के अंदर आईएसआई की है कमांड, पाकिस्तान के अंदर जितनी इंटेलिजेंस एजेंसीज है वो सब उसके अंडर में काम करती है। देयर इफेक्टिवनेस इज मोर एज कंपेयर टू अवर, इन स्पाइट ऑफ हैविंग सो मेनी इंटेलिजेंस एजेंसीज। तो पहली रिक्वायरमेंट तो ये है। और दूसरी बात सर, हम एनालिसिस ही करते रहे इसके ऊपर बैठ के नहीं सर। इट इज ए वेरी सीरियस मैटर। इट कैन नॉट बी लेफ्ट टू इंटेलिजेंस एजेंसीज, पुलिस और आर्मी और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हमको आम आदमी को भी करना है। और आम आदमी को बताया गया क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का सेक्शन 51A, जिसमें 11 ड्यूटीज बताई गई हैं, जिसमें एक ड्यूटी इस बात के लिए भी है। एग्जैक्टली मैं आपकी बात को सेकंड करूंगा। हम सब अपने अधिकार की बात करते रहते हैं, हम सब कॉन्स्टिट्यूशन सामने रखते हैं और कहते हैं हमारा अधिकार ये है, लेकिन हमारी ड्यूटी क्या है एज ए सिटीजन? हम सब ने कितना रोल अदा किया? पुलिस को ब्लेम करना बहुत आसान है, ठीक है, पुलिस की जिम्मेदारी यही होती है, लेकिन हम लोगों ने क्या किया? जो लोग वहां पर थे जहां ये कलेक्ट हो रहा था, क्या जिसने किराए पर मकान दिया था उसने कभी पूछा ये चीजें लाकर यहां क्यों रखी जा रही हैं जब किराए पर ये जगह ली गई है? दूसरे मकान में जो एक्सप्लोजिव मिला शायद किसी ने नहीं पूछा, और वहां के लोग भी इस मामले में खामोश बने रहे। रणबीर जी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं।
रणबीर जी, बहुत सीधा सवाल, अभी आप कर्नल टीपी त्यागी को सुन रहे थे, उन्होंने कहा मल्टीप्लिसिटी ऑफ अथॉरिटीज, ये सब का सब, अगर मेरा सजेशन तो ये रहेगा, लेकिन मैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं हूं, ये सब एनएसए के अंडर में आ जाना चाहिए, ये सारा इंटेलिजेंस का जितना फ्रेमवर्क है। लेकिन क्या फरीदाबाद के गांवों में और हरियाणा की जो लोकेशन है, तीन तरफ से ये दिल्ली को घेरता है, फरीदाबाद हुआ, गुरुग्राम हुआ, हम सोनीपत तक चले जाएं, कुंडली बॉर्डर, सारा का सारा हम एरिया पूरा देख लें, ये सब का सब दिल्ली को कवर कर रहा है। क्या ये बहुत आसान जगह बन गई है दिल्ली देश की कैपिटल को हिट करने के लिए? क्योंकि अगर दिल्ली में कुछ होता है तो बहुत जल्दी वो पूरे वर्ल्ड में पहुंचता है। क्या धौजपुर और फतेहपुर तगा में जो बीट पुलिसिंग की बात होती है सर, वो असफल रही? रणबीर सर, मैं बिल्कुल ये बात मान रहा हूं, वो चूक रही। मैंने पहले बताया कि जो हमारी लोकल पुलिस है उसको बहुत अलर्ट होना चाहिए था। J&K पुलिस ने जैसे ही कांटेक्ट फरीदाबाद पुलिस से किया तो उसी वक्त जो है ना वह हाई अलर्ट फरीदाबाद में होना चाहिए था और उनकी नाकाबंदी और पेट्रोलिंग सिस्टम इमीडिएटली जारी हो जाना चाहिए था। थोड़ा बहुत तो होगा लेकिन बहुत सीरियसली नहीं हुआ। और जो धौज का एरिया और ये सारा जो बीट एरिया आप बोल रहे हैं, ये बीटों में बटा हुआ था। थाने की हर एक जुडिक्शन के अंदर बीट बुक होती है और बीटों में बटा हुआ होता है। लेकिन जो डॉक्टर है वो एक ऐसा व्हाइट कॉलर सिस्टम है कि भी जहां पे ना तो गांव का आदमी शक करता है, ना ही पुलिस का आदमी शक करता है, और ना ही वेरिफिकेशन का सिस्टम वहां बन पाता है गांव के अंदर। शहरों में तो थोड़ा बहुत हमारा आरडब्ल्यूज मदद करती हैं उस वेरिफिकेशन, लेकिन गांव में तो सिर्फ ये देखते हैं आपस में भाईचारा सिस्टम जो देखते हैं जाति का या धर्म का, उसके मुताबिक उनको ठहरने में आसानी मिल जाती है। और इसीलिए वो ठिकाना खेतों के अंदर एक फार्म हाउस के ऊपर उन्होंने रखा हुआ था जहां पे सर मैं उनके थोड़ी ऊपर देर कोई के शक लिए नहीं आपको कर। रोकूंगा क्योंकि अब 2 मिनट बचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान से लौट आए हैं, कैबिनेट की मीट शुरू होने वाली है। होम मिनिस्टर जिनको दिल्ली पुलिस ने जो प्राइमरी जो शुरुआत का इन्वेस्टिगेशन है उसकी रिपोर्ट दे दी है और अब वो प्राइम मिनिस्टर को अपडेट करने वाले हैं दिल्ली ब्लास्ट से रिलेटेड, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर भूटान से आते ही सबसे पहले LNJP पहुंचे थे। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई सारी जानकारी देंगे और इसमें क्योंकि दिल्ली पुलिस ने अपनी प्राथमिक रिपोर्ट में जो जांच रिपोर्ट है उसमें हरियाणा पुलिस के इन्वेस्टिगेशन, जम्मू कश्मीर पुलिस के इन्वेस्टिगेशन और दिल्ली पुलिस के इन्वेस्टिगेशन सबको कवर किया है। तो पूरी उम्मीद है कि गृह मंत्री ने इन तीनों जगह के DGP से भी बात की होगी और उसके बाद गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री को सामने रखी जाने वाली रिपोर्ट तैयार की होगी। तो कुछ देर में ही प्रधानमंत्री इस पर रिपोर्ट लेंगे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की ये मीटिंग है और उसके बाद क्या फैसला होता है, वो कितना बताती है सरकार, ये भी बड़ी बात होगी। रणबीर सर, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए आपका। मेरे सहयोगी अब शाहिद अंसारी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, अजय जांडियाल भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, कर्नल रिटायर्ड TP त्यागी भी मेरे साथ लगातार इस वक्त जुड़े हुए हैं। शाहिद अंसारी, मैं अब आपका रुख कर लेता हूं। चर्चा में बहुत सारे एंगल को यहां पर ले चुके हैं, लेकिन कर्नल TP त्यागी का एक सुझाव नहीं, वो शिकायत भी है और सुझाव भी है कि हम मल्टीप्लिसिटी ऑफ इंटेलिजेंसीज के रहते भी अगर इतनी बड़ी तैयारी को देखते हैं अनर्थ होने के बाद, तो फिर हम कहां जा रहे हैं। शायद मुंबई में भी इस सब को लेकर मुंबई पुलिस ने वहां पर भी छानबीन की है, क्योंकि वहां से भी एक कनेक्शन एस्टेब्लिश होता दिख रहा है। शायद जरा डिटेल में जानकारी दें। राजीव, हाल फिलहाल की अगर बात करें तो सबसे पहले मौजूदा जो सूरत हाल है मैं इसके बारे में बता देता हूं। थाने इलाके से आबदी नाम के शख्स को जो है हिरासत में ATS ने लिया है और आबदी को लेकर जो है ATS ने उसके पास से कई अहम दस्तावेज़ बरामद किए।
ये उन्होंने दावा किया है। लेकिन अब तक जो है उसे गिरफ्तार किया गया है या नहीं, ये 2 चीज़ें अभी भी एटीएस ने जो है इस मामले में साफ नहीं किया। लेकिन सबसे बड़ी और अहम बात ये है कि पुणे से जो गिरफ्तारी कोंडवा इलाके से हुई है ज़ुबैर की, वो जो है इस पूरे मामले में बहुत अहम किरदार अदा करती है। आपको याद होगा राजीव, कुछ 1 महीने पहले मुंबई से सटे 100 किलोमीटर के फासले पर पुणे इलाके से कोंडवा इलाके में जो है एटीएस की छापेमारी हुई थी। और ये छापेमारी सिर्फ कोंडवा में नहीं हुई थी, बल्कि महाराष्ट्र के कुल 18 जगहों पर हुई थी। और इस 18 जगहों की छापेमारी के बाद कई अहम दस्तावेज वहाँ से बरामद हुए थे, कई क्लू मिले थे। चूंकि एटीएस ने ये सुबह तड़के ये छापेमारी की थी ताकि किसी को कानो कान भनक न लगे और उस वक्त जो है दबिश दी जाए जब जो है जो लोग जिन पर शक है या जिन पर आरोप है किसी भी चीज़ का, वो लोग मौजूद हों। इस दौरान एटीएस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया था, पूछताछ भी किया और उन लोगों को छोड़ भी दिया। लेकिन एक शख्स को जो है अभी जो है हिरासत में गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम जो है ज़ुबैर है। ज़ुबैर पर आरोप है कि ज़ुबैर के लैपटॉप में जो है कुछ ऐसे संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स मिली है, जिसकी वजह से एटीएस ने उस पर यूएपीए लगाया है। एटीएस ने उसे कोर्ट में पेश किया है, जहां कोर्ट ने उसे 14 नवंबर तक जो है एटीएस की हिरासत में रखने का हुक्म दिया है। अब चूंकि एटीएस ने कोर्ट में जो दलील पेश की है, उस दलील में एटीएस ने कोर्ट को बताया है कि उसके पास जो लैपटॉप बरामद हुए हैं उसमें 1 TB डेटा है। अब राजीव, जो 1 TB डेटा है उसके लिए 3 से 4 दिन बहुत ही कम दरकार है, जिसको लेकर 1024 GB डेटा, ये बहुत बड़ा डेटा है। 1000 GB डेटा नहीं, मैं वही 1 TB को 1024 GB में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ा डेटा है जो उस लैपटॉप में जी जी राजीव जी। और अब इसके लिए जो समय दिया गया है एटीएस को, चूंकि एटीएस की कस्टडी, कोर्ट ने एटीएस को कस्टडी जो दी है वो समय कम है, इसीलिए एटीएस ने कोर्ट में इस बात को लेकर कहा है कि उनको मजीद मोहलत दी जाए। तो संभव है कि 14 तारीख के बाद जब कोर्ट में पेश किया जाएगा तो हो सकता है और मोहलत दी जाए। अब उसमें जो डेटा है राजीव, उसमें क्या है, उसमें कुछ जो प्राथमिक जानकारी हमें मिली है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें कुछ ऐसे लिटरेचर हैं, उसमें AK-47 की कुछ मैप और उससे जुड़ी कुछ चीज़ें हैं। इसके साथ साथ और भी कई अहम दस्तावेज हैं जो कहीं ना कहीं जो है मशकूक हैं, संदिग्ध हैं, जिसको लेकर जो है एटीएस की तफ्तीश बेहद ज़रूरी है। अच्छा, इसके पहले राजीव आपको मैं बता दूं कि एटीएस ने और भी कई जगहों पर जो है छापेमारी की थी। उसमें से देखिए एक जगह है कोंडवा। कोंडवा वो जगह है जिसे मिनी शाम कहा गया है। शाम आप समझते हैं, जहां से जो है दाइश यानी IS इस्लामिक स्टेट जो इसके जो स्लीपर सेल रहे हैं, इससे जुड़े जो लोग रहे हैं, आपको याद होगा आरिफ मस्जिद और उसके बाद नाचन फैमिली। नाचन वो फैमिली है जिसका 93 ब्लास्ट में अहम रोल रहा है। आपके ही शो में जो है इस पर हमारी चर्चा हुई थी। तो वहाँ पे भी जो है एटीएस ने ऐसे ही दबिश दी थी, वहाँ पे भी कई अहम चीज़ें बरामद की थी। फिर उसके बाद जो है एटीएस ने बिना बताए इन सारे इलाकों में दबिश दी थी, जहाँ पे कोंडवा, जिसका मैंने जिक्र किया है, जहाँ से ये अरेस्टिंग हुई थी ज़ुबैर की। तो अभी जो है संभव है कि राजीव इस पूरे मामले में, चूंकि अब जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ है तो जाहिर सी बात है एजेंसियों के कान तो खड़े हो गए हैं, लेकिन अहम सवाल ये है कि जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, क्या इनके इससे कोई कनेक्शन है। ये सारी चीज़ें जो है जो एजेंसियां हैं वो हर संभव प्रयास कर रही है कि क्या किसी का किसी तरह से कोई लिंक तो नहीं है या कोई कहीं से जुड़ा तो नहीं है। तो अभी इसकी जो गिरफ्तारी हुई है इसको लेकर अभी तफ्तीश की जा रही है। मुझे लगता है कि बहुत कुछ निकलेगा वहां से और ये सारी चीजें क्लब होंगी। इसीलिए प्रधानमंत्री, इसीलिए गृह मंत्री हर राज्य के डीजीपी के संपर्क में हैं। कर्नल टीपी त्यागी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। कर्नल टीपी त्यागी, मैं आपके सेना में बिताए गए अनुभव और एम्यूनिशन को लेकर हैंडलिंग के जो अनुभव हैं उसके जरिए जानना चाहता हूं। पहला, ये 3000 किलो के करीब जो अमोनियम नाइट्रेट है, वैसे इसे प्रोक्योर करना कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि ये खेतों में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन वो रिफाइंड नहीं होता, ये रिफाइंड होता है जिसका बम में इस्तेमाल होता है। अगर ये वही है तो क्या इसे कैरी करना आसान है? एक सवाल मेरा। दूसरा, अगर कैरी करना मुश्किल है तो क्या एक बार में सारा आया होगा? अगर नहीं तो कितनी बार लगे होंगे? यानी अगर इसमें ज्यादा वक्त लगा तो फिर इंटेल फेलियर समझ में आता है, लेकिन अगर इतना ये सारा का सारा एम्यूनिशन दिल्ली के अलग अलग जगहों पर इतनी ही क्वांटिटी में जितना इस्तेमाल हुआ है अगर पहुंच जाता तो क्या हम एक बड़ा सीरियल ब्लास्ट की चेन नहीं देख रहे होते? जी सर, देखिए फौज के अंदर लड़ाई में सबसे ज्यादा जो मुश्किल ऑपरेशन होती है वो बेचारे कोर ऑफ इंजीनियर्स के लोगों को होती है, जो माइंस को बिछाते हैं और माइंस को हटाते हैं। उसमें जो एंटी पर्सनल माइन होती है, मालूम है उसके अंदर जो एक्सप्लोसिव है वो 1 औंस होता है, यानी कि 1 पाउंड का 1/16, कितना छोटा सा। लेकिन उसके ऊपर अगर आदमी का पैर पड़ जाए, और ज्यादातर कैजुअलिटी उसी की वजह से होती है, मैक्सिमम
पैर पड़ जाए तो वो पैर फट जाता है और इवेंचुअली घुटने के ऊपर से उसे एम्प्यूट करना पड़ता है और तमाम जिंदगी वो डिसेबल रहता है। मैक्सिमम कैजुअलिटीज यही है। और ये इफेक्ट किसका है? 1 आउंस का। अब आप कल्पना कीजिए कि 3 टन, और वो भी ये 3 टन ऐसा नहीं है कि दिस इज लिमिटेड, ये तो एक जगह से पकड़ा गया है, वहां पे 3-4 जगह हैं जहां पे इन्होंने रखा था, और भी कुछ होंगे, क्योंकि ये जो कुछ आपको दिखाई दिया, इट इज लाइक द टिप ऑफ द आइसबर्ग। 9/10 हिस्सा तो अभी भी छुपा हुआ है। जी। क्या मालूम कि जामिया मिलिया इस्लामिक यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा होगा, क्या मालूम कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा होगा, नहीं, क्योंकि क्या क्योंकि मालूम कि आपकी बात को मैं इसलिए ले रहा हूं कि अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम मैंने भी पहली बार सुना। हालांकि मैं फरीदाबाद में ही मैं भी रहता हूं और मुझे पता है कि कितनी दूर वो अब पता है, लेकिन अल फलाह का नाम मेरी जानकारी में पहली बार आया। जी सर, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है, मालूम है इसका चेयरमैन कौन है? इसका जो ये ट्रस्ट चलाती है, उस ट्रस्ट का चेयरमैन सिद्दीकी है। ये सिद्दीकी कौन है? इस सिद्दीकी को अरेस्ट किया गया था पैसों के घपलों के बारे में। उसके बाद में क्या हुआ मालूम नहीं, वो भी एक रहस्यमय केस है। और इसमें जो ये डॉक्टर जो क्या नाम है, निसार, जो भगोड़ा हो गया है, जो अंडरग्राउंड हो गया है, दूसरा जो मारा गया, ये कौन थे? ये कश्मीर से आए थे। क्यों आए थे? ये यहाँ पे पिकनिक के लिए नहीं आए थे, वहां के अस्पतालों से निकाल दिए गए। लेकिन 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 उस मौलाना की पत्नी ने बहुत कुछ साफ कहा। उसका कहना था मुजम्मिल बहुत दिनों से यहाँ पर था, 4 साल से तकरीबन यहाँ पर था, वो बेस तैयार कर रहा होगा। ये जिम्मेदारी तो पुलिस की ही होती है इन जगहों पर नोटिस कर रहा है। लेकिन बहुत शुक्रिया सर, आपने समय निकाला और जो बातें आपने रखी हैं कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ इंटेलिजेंसीज, उसको एक कोनिकल होने की जरूरत है, टॉप पर कोई एक होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। आप दोनों मेरे साथ बने रहें, अजय और शाहिद। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली ब्लास्ट पर महबूबा मुफ्ती का बयान सामने आया। ब्लास्ट में नाम आने से कौम दागदार हो रही है। डॉक्टर का नाम आना परेशानी की बात है, मासूमों को परेशान मत कीजिए। उन्होंने ये भी यहाँ पर जोड़ दिया है कि ब्लास्ट में नाम आने से कौम दागदार हो रही है, लेकिन मासूमों को परेशान मत कीजिए, ऐसा बोला है महबूबा मुफ्ती ने। अजय, आपका रुख कर लेता हूं। महबूबा मुफ्ती का तो कल बयान ये भी आया था सवेरे, जब गिरिराज सिंह ने भी राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की थी इसके, जब फरीदाबाद से मामला सामने खुल रहा था, तब गिरिराज सिंह के बयान पर उन्होंने कहा था कि अब आप बताइए फलाने का किसने कत्ल किया, फलाने को किसने मारा। तो ये एक राजनीतिक लड़ाई हो रही थी, लेकिन अब वो कह रही हैं कि इससे कौम दागदार हो रही है। अजय। देखिए राजीव, दरअसल जो राजनेता हैं उनको राजनीति अपनी करनी है और उनको मुद्दे कोई ना कोई चाहिए हैं। तो ये मुद्दा इस वक्त सबसे बड़ा है देश के लिए, कहीं ना कहीं सुरक्षा का मुद्दा है, नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं राजनेता इसमें कूद रहे हैं और महबूबा मुफ्ती ने भी कहा है। महबूबा मुफ्ती ने हालांकि इस चीज़ का खंडन किया कि जो है आपने कंडेम किया कि कैसे जो दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है उन लोगों से संवेदना जताई जो लोग मारे गए हैं उनके परिवार से, मगर उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टर्स का नाम आना इस मामले में गलत है, कौम दागदार हो रही है। मगर उन्होंने कहा कि जो लोग जो इन्वेस्टिगेशन जिनसे की जा रही है, पेरेंट्स से बाकी लोगों को, उनको हरास ना करे सुरक्षा बल। आपको बता दूं कि उनकी तरफ से ये बयान आया है कि जो पेरेंट्स हमने देखा कि लगभग 200 के करीब लोगों को सवाल जवाब के लिए उठाया गया है, डिटेन किया गया है कश्मीर में। जो लिंक निकल कर सामने आए, जो डिजिटल एविडेंस मिले थे, उसके बाद उनका ये बयान आया है। इस तरह की बयानबाजियां कश्मीर के नेताओं से आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि उन्हें पता है उनकी राजनीति उन लोगों से चलेगी। तो ऐसे में लोगों का जो इस वक्त सेंटीमेंट है उसके साथ जाना, ये लोगों के साथ रहना उनकी मजबूरी हो सकती है। मगर यकीनन सुरक्षा बलों को अपने तरीके से काम करना है, उन्हें देखना है कि तमाम पहलुओं तक वो पहुंच सके। क्योंकि अगर आप सोचिए, अगर ये डॉक्टर इतने ही ईमानदार होते, डॉक्टर से जो लिंक के साथ जुड़े लोग हैं, ये पूरा नेटवर्क जो है वो इतना ही अच्छा होता, तो वह फिर अपने घर वालों से इस चीज़ को शेयर करता, अपने देश से गद्दारी ना करते। तो ऐसे में सुरक्षा बलों को कहीं ना कहीं कई बार जो है अपने आपे से बाहर जाना पड़ता है, अपने जो कई चीज़ों के खुलासे करवाने के लिए। कहीं ना कहीं कहते हैं ना, घी जब सीधी उंगली से नहीं निकलता तो टेढ़ी करनी पड़ती है। तो सुरक्षा बलों की अपनी इस वक्त मजबूरियां हैं, क्योंकि ये मामला ऐसा है जो आम लोगों की जान से जुड़ा हुआ है।
वाकई लोगों की जान से जुड़ा हुआ है। इस वक्त जावेद हुसैन मेरे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से लाइव। मेरे सहयोगी लगातार नजर बनाए हुए हैं जब से ये घटनाक्रम हुआ है दिल्ली में चांदनी चौक में। जावेद, क्या डिटेल सीसीएस की मीट के बाद क्या पता चल पा रहा है? प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। और देखिए राजीव, जिस तरीके से सीसीएस की मीटिंग चल रही है और ये बेहद अहम मीटिंग बताई जा रही है, क्योंकि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भूटान से वापस भारत लौटे तो दिल्ली एयरपोर्ट से वो सीधा एलएनजेपी अस्पताल गए। वहाँ वो कुछ मिनट रुके, वहाँ तमाम उन लोगों से मुलाकात की जो इस ब्लास्ट में घायल हुए थे, उनके हालचाल को जाना, उनसे उनके दर्द को समझने की कोशिश की। उसके बाद वो वहाँ से सीधा निकल गए, क्योंकि उनकी ये मुलाकात इसलिए भी ज़रूरी थी क्योंकि आज जो सीसीएस की मीटिंग होनी थी उससे पहले ये जानकारी मिल रही थी कि वो जो पीड़ित लोग हैं उनसे मिलने जाएंगे। इस पूरे मामले को लेकर एनआईए की ताबड़तोड़ एक्शन, ताबड़तोड़ इन्वेस्टिगेशन आगे की तरफ बढ़ रही है। हम आपको बता दें कि जो फॉरेंसिक की तरफ से, एनआईए की फॉरेंसिक जो टीम है उनकी तरफ से जो है ये जो फॉरेंसिक सैंपल है उसको कलेक्ट कर लिया गया है, उसको जांच के लिए आगे भेजा गया है। और ये सुबह से ये भी जानकारी सामने आ गई थी और इंडिया न्यूज़ ने भी इसका खुलासा किया था कि जो वहाँ पर कुछ डेड बॉडीज़ मिले थे ब्लास्ट की जगह पर, जहाँ पर ये दर्दनाक जो ये पूरी घटना घटी है, जो टेरर मॉड्यूल से जुड़ा हुआ है, उस बॉडीज़ के सैंपल को भी भेजा गया। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि जिस गाड़ी I-20 में ब्लास्ट हुआ था वहाँ पर भी कुछ मांस के टुकड़े मिले जिसको भी सैंपल के लिए भेजा गया है। इसलिए कि उमर को लेकर एक बहुत बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि उमर के जो एक्टिविटी वो कई सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ, उसको लेकर भी ये सैंपल बेहद अहम है। और कश्मीर में भी और उमर की जो माँ है उनका भी सैंपल को कलेक्ट किया जा चुका है, जिससे कि इस पूरे डीएनए को मैच किया जाए। देखिए ये इन्वेस्टिगेशन इसलिए अहम है कि पिछले 2024 थोड़ा पीछे की तरफ जाएं राजीव, तो साल 2023 से ही लगातार एनआईए और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, यूपी एटीएस, गुजरात एटीएस लगातार इस मॉड्यूल पर काम कर रही है, जिसमें अलग अलग छोटे बड़े हर जो मॉड्यूल है, जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है वो भारत में अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं। जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा और इसके अलावा तमाम इंडियन मुजाहिदीन और कुछ और अगर टेरर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उसके अलावा इंडिया में सेपरेटली जो कुछ टेरर ऑर्गेनाइजेशन है वो खुद को एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं, जिसको बैकअप पाकिस्तान के पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही जिस तरीके से हमने इस खबर को भी चलाया था कि देश की टॉप सुरक्षा एजेंसी जो सेंट्रल एजेंसीज है उन्होंने इस बात का खुलासा किया था, उनको ये इनपुट मिला था कि एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में ही कुछ जगहों पर टेरर मॉड्यूल को लेकर एक बार फिर से एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है और भारत के खिलाफ एक साजिश को फिर से जो तैयार किया जा रहा है भारत के खिलाफ। इसमें इस बार जो इनका मॉड्यूल था, जो पैटर्न था वो बिल्कुल डिफरेंट था। शुरुआत में ही फ़यादीन हमले पहले होते थे, लेकिन अब इन्होंने अपने पैटर्न को बिल्कुल चेंज कर लिया और अब जो महिला विंग है, अजहर मसूद की बात करें या हाफिज़ सईद की बात करें, तो अब ये जो है महिला जो कमांडर्स हैं, महिला विंग है, उनको पूरी तरीके से टेक्निकली बेस पे जिसमें पढ़ी लिखी महिलाओं को शामिल किया जा रहा था। और ऐसा इसलिए किया जा रहा था कि ताकि भारत में भी जो ख़ास तौर से मुस्लिम जो महिला हैं उनको कहीं ना कहीं रेडिकलाइज किया जा सके। जिस तरीके से लखनऊ से शाहिदा शाहीन को, जो कि विंग कमांडर, उनके बारे में जानकारी हासिल मिली है और इस वक्त भी उनसे पूछताछ की जा रही है। देखिए जिस तरीके से एक पूरा ये एक ऑपरेट था, जिस तरीके से इस पूरा ये टेरर मॉड्यूल को लेकर एक प्लानिंग चल रही थी, कल भी देश की सुरक्षा खुफिया सुरक्षा एजेंसियों के रिपोर्ट की माने तो उन्होंने साफ कहा कि ये जो ब्लास्ट है ये पूरी तरीके से ब्लास्ट यहाँ पर नहीं होना था। इसके पीछे राजीव एक चीज़ और समझने की बात है कि वहाँ पर ये गाड़ी ज़रूर आई थी, उसके बाद वो रास्ते में जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज आया उसमें ब्लास्ट होते हुए दिखा, तो इसे कहीं और शिफ्ट करना था। अब एजेंसी ये जानने की कोशिश कर रही है, इस पूरे मॉड्यूल को समझना चाह रही है कि आखिर इस गाड़ी को कहां ले जाना था। वाकई इस पर चर्चा करेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है कि और ये कई एक्सपर्ट से निकलकर सामने आ रहा है जावेद कि दरअसल चांदनी चौक में जहां ये बम ब्लास्ट हुआ है उनका भी मानना है कि बम ब्लास्ट यहां नहीं होना था, ये कहीं और होना था और यहां पर हो गया। शाहिद का मैं रुख कर लेता हूं, अजय भी मेरे साथ बने हुए हैं। शाहिद, क्या मुंबई पुलिस इस वक्त लगातार दिल्ली पुलिस के टच में है? क्योंकि मुंबई भी ऐसे आतंकवादी हमलों को झेल चुका है, या यूं कहूं कि इससे भी बड़े आतंकवादी हमले को झेल चुका है, और फिलहाल क्या पता इस फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल जिसने दिल्ली में ये काम किया, इसके कोई तार वहां से जुड़ रहे हो?
राजीव देखिए, जैसे दिल्ली में यह ब्लास्ट हुआ है तो उसके बाद से मुंबई पुलिस ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र, पूरे महाराष्ट्र को अलर्ट किया गया है। मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई के भीड़ भाड़ वाली जगह या दूसरी जो जगह है, ये सारी जगह जो है अलर्ट की गई। भीड़ भाड़ में सबसे ज़्यादा आता है CST यानी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और लोकल ट्रेन का जो स्टेशन है, फिर उसके बाद चर्च गेट और दूसरा नरीमन पॉइंट, या ये सारी जगह या भीड़ भाड़ वाली जगह, इन सारी जगहों पर अलर्ट जारी किया गया है। आपने जिक्र किया है कि मुंबई तो हमेशा से टारगेट पर रहा है। सबसे बड़ी मिसाल इस यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो वो रहा है 26/11 रहा है, फिर उसके बाद 7/11 रहा है, फिर 9/11 रहा है। तो मुंबई जो है इन सारे जो है ज़ख्मों को जो है लिए चलती है। कई ब्लास्ट का दर्द झेल चुकी है और यही वजह है कि जब दिल्ली में ये ब्लास्ट हुआ है तो आपको बताऊं कि मुंबई पुलिस और दिल्ली पुलिस ये इसलिए जो है टच में है कि सबसे अहम ये रहा है कि आपको राजीव मैं बता दूं कि जो NIA के चीफ हैं वो भी खुद महाराष्ट्र से हैं। जो सदानंद दाते हैं वो खुद महाराष्ट्र के हैं। यहाँ वो जॉइंट CP क्राइम रह चुके हैं। वो अभी फिलहाल NIA की कमांड उनके हाथों में सौंपी गई है। और मुंबई से हर चीज़ का कनेक्शन इसलिए भी होता है कि आपको याद होगा IS का जो कनेक्शन मुंबई से हुआ है। सबसे पहले मुंबई से सटे भिवंडी इलाके में पड़घा एक जगह है, उस जगह पर जब छापेमारी की गई है तो इस IS का जो सबसे ज़्यादा यानी कि जिस जगह से इसकी उत्पत्ति हुई थी, आप याद करिए वो दौर जब यहाँ से बहुत सारे लोग जो है वहाँ गए हुए थे और उसमें शामिल हुए थे। फिर उसके बाद कई लोग जो है वहाँ मारे गए थे और कई जो है वापस भी आए थे। उसमें एक नाम था, याद होगा आपको, आरिफ मजीद का। फिर एक नाचन फैमिली थी। तो ये सारी जगह कुछ ऐसी जगह है जो इन जगहों का जो है हमेशा से टेरर लिंक सामने आता है। अब IS का तो ये एक अगर हम बाजू में रख दें तो जो अभी हालिया गिरफ्तारी पुणे से हुई है कोंडवा इलाके में, तो वो कोंडवा इलाके की जो गिरफ्तारी हुई है तो आप समझ लीजिए कि जो कार्रवाई जिस तरह से दिल्ली में हो रही है उसी तरह से महाराष्ट्र में हो रही है, उसी तरह से दूसरे राज्यों में भी हो रही है। हर जगह जो है अपने अपने तरीके से एजेंसियां इतने अलर्ट मोड पर हैं और वो कोई भी मौका या कोई भी चूक अपने हाथों से जो है कोई गलती नहीं करना चाहती कि जिसको मैं अजय जैसा मुझे कहा गया है, अभी मैं अजय का रुख करूंगा। अजय जांडियाल मेरे साथ इस वक्त जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए हैं। अजय, मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस की जो कार्रवाई हो रही है उसके बाद सबसे ज्यादा कहीं मूवमेंट है तो वो जम्मू कश्मीर में है, क्योंकि एक बड़ा नंबर है जो जम्मू कश्मीर में इंटेरोगेशन के लिए लिया गया है और करीब करीब उतना ही दिल्ली के आसपास भी हो रहा है। वहां पर क्या चल रहा है? क्या दिल्ली पुलिस की टीमें वहां पहुंची है? मुझे ये पता चला था कि यूपी ATS और हरियाणा ATS भी वहां पहुंचे। देखिए राजीव, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो चाहे वो फरीदाबाद का मामला हो, चाहे वो दिल्ली धमाकों की बात की जाए, तो दोनों ही मामलों में जो मुख्य आरोपी है या मुख्य जो सुई जाती है वो कश्मीर के लोगों पर जाती है। कश्मीर के लोगों का कहने का मतलब है कि जो लोग पकड़े गए हैं, जिन पर शक की सुई है, वो कश्मीर के रहने वाले हैं। और डॉक्टर उमर हो, डॉक्टर आदिल हो, डॉक्टर मुजम्मिल हो या फिर तारिक हो, ये तमाम लोग जो है वहीं के रहने वाले हैं। और इसीलिए लगातार जो है वो इस वक्त रेड्स का सिलसिला चल रहा है। दिल्ली ATS की बात, दिल्ली पुलिस की बात की जाए या ATS की बात की जाए, वो इस वक्त जो है पहुंचे हैं। NIA की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। जिन डॉक्टर्स को जो सजाद है, चाहे वो बाकी तजम्मुल है या बाकी जो हैं, उनको एक महिला डॉक्टर को हिरासत में लिया गया है, उनसे जो है वो पूछताछ चल रही है। और पूछताछ का मकसद बड़ा साफ है कि किसी भी तरीके से उनसे इस चीज़ का पता लगाया जा सके कि आखिरकार इनका मुख्य निशाना क्या था, क्या प्लानिंग थी इनकी, किस तरीके से ये एक्सपेंशन करना चाहते थे। और दिल्ली से निकल, जम्मू से निकलकर, कश्मीर से निकलकर वो अगर उत्तर प्रदेश या हरियाणा या दिल्ली तक पहुंचे हैं तो उनका मकसद क्या था, उनको क्या निर्देश दिए गए थे। जो इतनी बड़ी संख्या में 2900 किलो जो विस्फोटक सामग्री इकट्ठा की गई थी, उसके पीछे का राज क्या है और किन चीज़ों को ये निशाना बनाने वाले थे। क्योंकि जानकारी में ये भी पता चला था कि RSS मुख्यालय का दौरा किया गया था। जानकारी में ये पता चला है कि कई उत्तर प्रदेश के मुख्य ठिकाने जो थे उनका जो है वो सर्वे किया गया था। तो ऐसे में रह की उसकी इन इलाकों की थी, तो इनका मकसद क्या था और कौन लोग हैं। वाइट कॉलर लोग होने का मतलब आप समझिए, सोचिए अनंतनाग मेडिकल कॉलेज के लॉकर में एक AK-47 मिलती है। इसका मतलब यह है कि इन लोगों के जरिए जो है कहीं ना कहीं भी पहुंचने की जो कवायद थी वो चल जाती है। और यही डॉक्टर जो हैं, आपको बता दूं कि चाहे जम्मू कश्मीर विधानसभा हो, दिल्ली पार्लियामेंट हो, हर जगह इनकी डिप्लॉयमेंट रहती है। और मुझे लगता है कि कई बार जो है इनको इतनी लिवरेज मिल जाती है कि कहीं भी आप एंट्री करना चाहें, जाना चाहें, जान पहचान के तौर पर, क्योंकि प्रोफेशन ऐसा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये लोग जो हैं बहुत खतरनाक हैं, खतरनाक हो सकते थे, मगर समय रहते अभी इनका पता चला है। तो तमाम नेटवर्क को खंगालना जो है वो बेहद ज़रूरी हो जाता है। वाकई तमाम नेटवर्क को खंगालना बेहद ज़रूरी हो जाता है। अब जावेद हुसैन, मैं आपका रुख कर लेता हूं। जावेद, ये जो गांवों की बीट पुलिसिंग की बात अक्सर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी करते हैं, ये धौज और फतेहपुर तगा गांव जिसने
इस पूरे खुलासे को सामने उघाड़ कर रख दिया। हालांकि इसके पीछे का इन्वेस्टिगेशन जम्मू कश्मीर पुलिस का है, लेकिन धौज और तगा गांव पर क्या अभी भी फोकस है एनआईए का ज्यादा? जी देखिए, बिल्कुल इसके पीछे की वजह यह है कि क्योंकि जो पूरा जो बेल्ट है फरीदाबाद के आगे धौज का, इसके आगे जो एक मेवात का रेंज पड़ता है, मेवात के बाद फिर आगे जाके अलवर का जो बॉर्डर है वो वहाँ से शुरू हो जाता है मेवात के पास। अगर आपको याद होगा राजीव, पिछले साल जो है अलकायदा सब कॉन्टिनेंट का जो मॉड्यूल है उसको बस्ट किया गया था, जिसमें राजस्थान के पास अलवर के ही जंगलों में ट्रेनिंग कैंप का खुलासा हुआ था, जिसको ISIS जो है वो पूरी तरीके से सपोर्ट करा था। अलकायदा सब कॉन्टिनेंट जो है वो इंडिया का जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे इंडिया में एस्टैब्लिश किया गया है, इंडिया को पूरी तरीके से टेरर मॉड्यूल को लेकर। और यहाँ पर इनके जो लोकल जो हैंडलर्स हैं, स्लीपर सेल्स हैं, वो इनके लिए काम करते हैं, जिनको ISI का पूरा बैकअप सपोर्ट है। ठीक उसी तर्ज पर जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा भी अब अपने जो भारत के लिए उन्होंने अलग से एक पैटर्न चेंज किया है, क्योंकि जैसे जैसे वक्त चेंज हो रहा है वैसे वैसे आतंकवाद का जो अगर हम डिफिनेशन कहें तो वो भी चेंज हो रहा है। क्योंकि अब पहले जो है अंडरग्राउंड वर्कर्स होते थे, अब ओवरग्राउंड वर्कर्स हो रहे हैं। एक जानकारी ये भी मिल रही है, हालांकि ऑफिशियली तौर पर अभी इसे कंफर्म नहीं किया गया, लेकिन ये राजीव खबर आ रही है कि दिल्ली में जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ है उसको लेकर दिल्ली के कौन से वो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं जो यहाँ दिल्ली में इन लोगों के मदद में कहीं ना कहीं शामिल थे। क्योंकि इतना बड़ा जो पूरा एक्सप्लोजिव है, जो जिस तरह से आप सवाल पूछे थे कि फरीदाबाद के धौज में जो अल्फला से महज 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर, और ये गांव ऐसा है कि इसके पीछे जो कमरा था, जो मकान था राजीव, उसके पीछे दूर दूर तक खेती खेत है। किसी को ये भी भनक नहीं लग सकता कि इस मकान में, ये टूटे से मकान, एक खराब से कमरे में इस तरीके का पूरे देश को दहलाने का एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजिव रखा हुआ है। लेकिन ये पूरा जो एक चेन है, ये मुजम्मिल से खुलता है, मुजम्मिल का जो चेन है वो आदिल से, और इसके अलावा जो बाकायदा रूम जो वहाँ पे किराए पर लिया गया था अल-फलाह यूनिवर्सिटी से महज 200 मीटर की दूरी पर, जिस कमरे में ये पूरा एक्सप्लोजिव सामान रखा गया था राजीव, इसको कहीं ना कहीं एक बार नहीं लाया गया। और ये भी बताया जा रहा है, जानकारी मिली है कि ये I-20 और इसके अलावा कुछ और ऐसी गाड़ियां हैं जिनका इस्तेमाल किया गया। और बेशक इस गांव में रात के और सर्दी का हर वक्त भी शुरू हो गया है, और रात में 6 से 7 बजे के बाद पूरी तरीके से अंधेरा हो जाता है। किस तरीके का सस्पेक्टिव और संदिग्ध मूवमेंट हो रहा था किसी को कुछ नहीं पता। आमतौर पर गांव का इलाका, लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं। तो क्या एक साजिशन, इसको दिल्ली से महज 65 से 70 किलोमीटर दूर इस घर को, इस इलाके को इसलिए चुना गया? अल-फलाह यूनिवर्सिटी है, व्हाइट कॉलर है, जिस तरीके से एजेंसी सोर्सेज की माने तो एक 35 ऐसे व्हाइट कॉलर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर और जर्नलिस्ट, इसमें कई बड़े प्रोफाइल के लोग शामिल की लिस्ट आई है, जो कहीं ना कहीं इस टेरर मॉड्यूल में साल 2001-2 से इसमें शामिल हैं। ऐसे कई डॉक्टर्स, कई इंजीनियर्स हैं जिनका कहीं ना कहीं कनेक्शन रहा है, जो हैंडलर्स के तौर पर भारत के खिलाफ नापाक इरादों में हमेशा ऐसे टेरर ऑर्गेनाइजेशन की मदद करते आए हैं। अगर हम पहलगाम अटैक की बात करें तो वहाँ पर ओवरग्राउंड वर्कर्स का सबसे बेहद अहम रोल था। ठीक उसी तरीके से अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के पार्किंग में लाल किले के पास जो ये ब्लास्ट हुआ, वहाँ पर ये गाड़ी तकरीबन 3 घंटे देर तक रुकी। वहाँ पर गाड़ी के अंदर वो जो उमर था, उसके साथ कुछ और लोग थे, जिसको लेकर NIA अभी जाँच कर रही है। वो लोगों ने वहाँ पर उतर कर रैकी किया होगा। ये ब्लास्ट जो है, जिस तरीके से देश की खुफिया एजेंसी की तरफ से, इंटेलिजेंस की तरफ से जो एक रिपोर्ट तैयार की गई, क्योंकि राजीव देखिए, आपको भी पता है कि जिस तरीके से कभी कोई टेरर मॉड्यूल या कोई इस तरह से टेरर ब्लास्ट या इस तरह की घटना होती है तो उसको लेकर इनिशियल रिपोर्ट जरूर तैयार की जाती है, चाहे वो स्टेट पुलिस हो। हालांकि दिल्ली का मामला है तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भी इस रिपोर्ट को तैयार किया इनिशियल। वहाँ पे उनकी जो फॉरेंसिक टीम थी, क्राइम टीम वहाँ पर मौके पे पहुंची, NIA ने भी अपनी इनिशियल रिपोर्ट तैयार की। डिटेल गृह मंत्री दे चुके होंगे, और आज रात ये तय होगा कि इस पर सरकार अब अपना क्या रुख रख रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री यहाँ हैं, सारी रिपोर्ट्स उनको दे दी गई हैं, सारे जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो उनकी जानकारी में आ चुके होंगे। फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। 2047 में कैसा होगा विकसित भारत का विकसित उत्तर